वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द रूल बुक। आज हम कवर करने जा रहे हैं सीसीएस लीव रूल्स 1972 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है स्टडी लीव। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अगर आगे किसी भी प्रकार का कोई कोर्स करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, उस कोर्स की फ़ीस कौन पे करेगा, वो कोर्स इंडिया के अंदर या किसी फॉरेन कंट्री में हो सकता है, उसके क्या बेनिफिट और किसको मिलने चाहिए, और इस टाइम पर उसकी सैलरी किस प्रकार एडजस्ट होगी और कौन कौन से अलावेंस उसे दिए जाएंगे, ये सारी डिटेल इस सेशन में कवर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी लीव, यानी कि किसी एक सरकारी कर्मचारी को कितने दिन की स्टडी लीव मिल सकती हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स शैल बी, यानी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को केवल CHSS ऑफिसर को छोड़ के, यानी सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर को छोड़ करके बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑर्डिनरीली 12 मंथ्स एट एनी वन टाइम, सामान्यतः एक बार में उनको 12 महीने की एक बार में स्टडी लीव दी जा सकती हैं, यानी कि ये कंटिन्यू एक साल तक दी जा सकती है। ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस, और अपनी पूरी सर्विस के दौरान। इंटायर सर्विस का मतलब है जब उसने ज्वाइन किया और जब तक वो सेवा में रहता है, यानी कि रिजाइन या रिटायर नहीं होता है। 24 मंथ्स इन ऑल, टोटल मिलाकर के, चाहे वो 3-3, 2-2 महीने की, 6 महीने की या 1-1 साल की करके जितने भी ले, टोटल उसे 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की स्टडी लीव मिल सकती हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल सिमिलर काइंड ऑफ लीव फॉर स्टडी और ट्रेनिंग ग्रांटेड अंडर एनी अदर रूल्स। इन 24 महीनों में वो छुट्टियां भी शामिल होंगी जो उसने स्टडी के नाम पर किसी और टाइप की छुट्टियां ली हैं, यानी कि स्टडी लीव ना ले करके उसने सपोज़ 15 दिन की EL ले ली, लेकिन उसका पर्पज़ उसने ये बताया कि मुझे ये कोर्स ही करना है, तो वो छुट्टियां भी स्टडी लीव में काउंट होंगी इस 24 महीने के पीरियड को पूरा करने के लिए। तो यही स्लाइड में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सामान्यतः एक बार में मिलेंगी 12 महीने की नॉर्मल कंडीशन में, और पूरी सर्विस के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी जो ले सकता है वो 24 महीने की स्टडी लीव ले सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स, स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड फॉर 36 मंथ्स फॉर एक्वायरिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो CHS ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको 36 महीने तक की, यानी कि 3 साल की स्टडी लीव दी जा सकती हैं। और उन 3 साल की स्टडी लीव का पर्पज़ क्या होगा कि वो प्राप्त करेगा अपनी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, अपनी PG डिग्री पूरा करने के लिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स who has been granted such study leave shall execute a bond under sub rule 4 of rule 53 to serve the government for a period of 5 years after completion of study course। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि उस ऑफिसर को जो 3 साल की स्टडी लीव लेकर के जाएगा अपनी PG डिग्री को पूरा करने के लिए, तो वो छुट्टियां लेने से पहले सरकार के साथ एक बॉन्ड साइन करेगा। और उस बॉन्ड में क्या लिखा होगा कि जब ये कर्मचारी अपनी 3 साल की स्टडी लीव और अपना वो कोर्स पूरा करके वापस ड्यूटी पर ज्वाइन करेगा, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वो कम से कम 5 साल तक की सर्विस ज़रूर करेगा। 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले वो सर्विस को क्विट नहीं कर सकता, यानी कि ना तो वो खुद रिजाइन दे सकता,
ना वो सर्विस को छोड़ सकता किसी भी तरीके से, उसे 5 साल की सर्विस ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी, वो अपना 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद में। एप्लीकेशन ऑफ स्टडी लीव। Every application for study leave shall be submitted through proper channel to the authority competent to grant leave। यानी कि जो competent authority है, जिसके पास छुट्टी देने की पावर है, सरकारी कर्मचारी उस अथॉरिटी तक अपनी लीव एप्लीकेशन जो स्टडी लीव के लिए है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजेगा। द कोर्स और कोर्सेज ऑफ स्टडी कंटेम्पलेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट and any examination which he proposes to undergo shall be clearly specified in such application। और वो जो अपनी एप्लीकेशन भेजेगा उसमें उसे कौन सा कोर्स करना है जिसके लिए वो स्टडी लीव अप्लाई कर रहा है, उस कोर्स का नाम, उस कोर्स की डिटेल पूरी उस एप्लीकेशन में लिखेगा। और अगर वो कोई डायरेक्ट कोर्स ना होकर किसी अन्य टाइप का एग्ज़ाम है तो उसकी डिटेल भी वो प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन में लिखेगा और उस एप्लीकेशन को थ्रू प्रॉपर चैनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके पास पावर है छुट्टी ग्रांट करने की उसके पास भेजेगा। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट टू गिव फुल डिटेल्स इन हिज एप्लीकेशन। पहली कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी सारी डिटेल्स, अपनी स्टडी की सारी डिटेल्स वो उस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दे, वो इस कंडीशन में है नहीं। और इफ़ आफ्टर लीविंग इंडिया, या फिर दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि वो सरकारी कर्मचारी कोई कोर्स करने जा रहा है, वो इंडिया के बाहर है यानी किसी फॉरेन कंट्री में है, तो क्या होगा, ही इज़ टू मेक एनी चेंज इन द प्रोग्राम विच हैज़ बीन अप्रूव्ड इन इंडिया। जब वो इंडिया में था, जब उसने अपनी छुट्टी अप्लाई करी थी, तब उस कोर्स का शेड्यूल, उस कोर्स का प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन जब वो स्टडी करने के लिए फ़ॉरेन कंट्री में चला गया तो इस दौरान वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे पता चला कि उसके प्रोग्राम का शेड्यूल कुछ अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है। तब वो क्या करेगा, ही शैल सबमिट द पार्टिकुलर्स एज सुन एज पॉसिबल टू द हेड ऑफ द मिशन और द अथॉरिटी competent टू ग्रांट लीव एज द केस मे बी। तो वो जितना जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी उसे अपडेट की जानकारी मिलेगी या अपना प्रोग्राम चेंज होने की जानकारी मिलेगी, तो वो तुरंत उसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड किसको करेगा, अगर वो कोर्स इंडिया का ही था, इंडिया के अंदर ही कर रहा था, तो वो अपनी जानकारी सीधी भेजेगा अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जिसको छुट्टी देने की पावर थी। और अगर वो फॉरेन कंट्री में चला गया तो देखो, जब अदर कंट्री में हम कोई कोर्स करने जाएंगे तो वो सारे कोर्स किसी ना किसी हेड ऑफ मिशन के थ्रू होते हैं, और वो हेड ऑफ मिशन जनरली हमारी अदर कंट्री में जो एम्बेसी बनी होती है वहाँ का कोई मेंबर होता है, वहाँ पर वो पोस्टेड होता है। तो अदर कंट्री में जाने के बाद अगर हमारे शेड्यूल्ड कोर्स में कोई अपडेट या चेंज होती है तो हम उस हेड ऑफ मिशन को अपनी सारी अपडेट की जानकारी देंगे और वो हेड ऑफ मिशन सारी जानकारी आगे हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा। एंड शेल नॉट अनलेस प्रिपेयर्ड टू डू सो एट हिज ओन रिस्क commence the course of study or incur any expenses in connection therewith until he receives the approval of the authority competent to grant the study leave for the course। और इन दोनों ही परिस्थितियों में जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल वापस हमारे पास नहीं आ जाएगा, यानी सरकारी कर्मचारी के पास नहीं आ जाएगा, तब तक अगर वो कोई खर्चा करता है, हो सकता है वो खर्च कोर्स के लिए ही हो, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता और उसने कोई खर्चा कर दिया तो वो उसका अपना रिस्क है। हो सकता है वो खर्च उसे, वो एक्सपेंस उसे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ जाए, क्योंकि तब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं आया है। तो तब दो ऑप्शन है, या तो वो कोई ऐसे कोर्स की स्टार्टिंग
या ऐसा कोई एक्सपेंस ना करे, और अगर वो करता है तो वो उसके अपने रिस्क पर ही होगा, उसमें सरकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। Sanction of study leave. A report regarding the admissibility of the study leave shall be obtained from the audit officer। यानी कि जब कोई ऑफिसर, कोई सरकारी कर्मचारी अपनी स्टडी लीव की एप्लीकेशन कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भेजेगा तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी ऑडिट ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेगी। रिपोर्ट में वो क्या मांगेगी कि क्या इस एम्प्लॉय ने पहले भी कोई छुट्टियां ले रखी हैं स्टडी लीव से रिलेटेड, ले रखी हैं तो कितनी ले रखी हैं और कितनी उसको अभी दी जा सकती हैं। ये सारी जानकारी उस रिपोर्ट में दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द स्टडी लीव इफ एनी ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। ये वही बात है कि जो छुट्टियां उसने स्टडी लीव के नाम पर पहले ले रखी हैं उसकी सारी जानकारी ऑडिट ऑफिसर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भेजी जाएगी। यानी कि ऑडिट ऑफिसर से रिपोर्ट लेने से पहले कंपिटेंट अथॉरिटी भी स्टडी लीव को सैंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है उस एम्प्लॉय ने पहले ही 24 महीने के टेन्योर की छुट्टियां स्टडी लीव के नाम पर ले रखी हों, इसीलिए अब उसको और छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो ये सारी जानकारी कंपिटेंट अथॉरिटी ज़रूर पता करेगी पहले ही ऑडिट ऑफिसर से। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट बोर्न परमानेंटली ऑन द केडर ऑफ वन डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट इज सर्विंग टेम्परेरीली इन अनदर डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि कोई एक कर्मचारी जो है वो किसी एक संस्था में काम कर रहा था परमानेंटली, लेकिन सरकारी सेवा की ज़रूरतों को देखते हुए या किसी अन्य कारण से वो टेम्परेरीली उसे दूसरी संस्था में भेज दिया गया। अब यहाँ पर आपको शब्द क्या ध्यान रखना है कि वो दूसरी संस्था में जब जा रहा है तो वहाँ पर वो सर्विंग टेम्परेरीली, टेम्परेरी आधार पर जा रहा है, कुछ ड्यूरेशन के लिए जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, द ग्रांट ऑफ स्टडी लीव टू हिम शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंकरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट और द एस्टेब्लिशमेंट टू विच ही इज परमानेंटली अटैच्ड इज obtained बिफोर द लीव इज ग्रांटेड। इस मामले में जब वो किसी दूसरी संस्था में टेम्परेरी काम कर रहा है तो जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो परमानेंट ज्वाइन उसने किया था उस डिपार्टमेंट की सहमति ज़रूर ली जाएगी जहाँ पर वो परमानेंटली कार्यरत है, और वहाँ की सहमति मिलने के बाद ही उसको स्टडी लीव ग्रांट की जाएंगी। केवल उस ऑफिस की कंपिटेंट अथॉरिटी जहाँ पर वो टेम्परेरीली काम कर रहा है उस ऑफिस की कंपिटेंट अथॉरिटी छुट्टी नहीं दे सकती जब तक उसे परमानेंट ऑफिस से उसकी सहमति नहीं मिलेगी। वेयर द स्टडी लीव इज ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज अब्रॉड द हेड ऑफ मिशन कंसर्न्ड शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट बाय द अथॉरिटी ग्रांटिंग द लीव, provided that where such leave has been granted by an administrator the intimation shall be sent through the ministry concerned। यानी कि ऐसा कोई मामला जहां पर कोई कर्मचारी अपनी स्टडी के लिए अब्रोड जाएगा यानी कि विदेश में जाएगा तो वहां पर जो हेड ऑफ मिशन होगा वो सारी जानकारी कंपिटेंट अथॉरिटी को देगा उसकी छुट्टियों के बारे में। और अगर ऐसा कोई मामला है जहां पर ये सारी छुट्टियां एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा दी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पर मीनिंग होता है अगर कोई यूटी में है, यूटी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है तो वहाँ का राज्यपाल, और अगर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उस केस में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट उसको बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। अगर वो छुट्टियाँ उसको ग्रांट करते हैं तो इंटीमेशन भेजी जाएगी मिनिस्ट्री के द्वारा उस हेड ऑफ मिशन को। इस स्लाइड में आपको जो मेन पॉइंट समझना है वो ये है कि जब विदेश में जाएंगे किसी भी कोर्स को
करने के लिए तो हेड ऑफ मिशन के पास सारी जानकारी पहुंच जाएगी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर वो कहीं पर काम कर रहा है उस ऑफिस के कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और अगर उसे छुट्टियां दी जा रही हैं उस यूटी के राज्यपाल के द्वारा यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, तो वो सारी जानकारी, या फिर अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उसकी छुट्टी के रिलेटेड सारी जानकारी मिनिस्ट्री के द्वारा सारी जानकारी उस हेड ऑफ मिशन को दे दी जाएगी। बॉन्ड ऑफ स्टडी लीव और एक्सटेंशन, यानी कि जब छुट्टी पर जाएंगे तो वो भी हर सरकारी कर्मचारी को अपना एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है सरकार के साथ में। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप छुट्टी लेकर चले गए स्टडी लीव के लिए और वापस आने से पहले यानी छुट्टी ख़त्म होने से पहले आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको छुट्टियां क्या करानी है, एक्सटेंड करवानी है। तो एक्सटेंड करवाने के मामले में भी आपको एक और बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सरकार के साथ में। देखते हैं 4th ए पॉइंट क्या कहता है। गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये पॉइंट उन कर्मचारियों के लिए है जो पक्के लगे हुए हैं यानी परमानेंट एम्प्लॉय हैं। अब पक्के का मतलब आप ये मान के चलना, क्योंकि ऐसे भी तो हैं जो संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगते हैं या टेम्परेरी लगाए जाते हैं। बॉन्ड इन फॉर्म 7 और फॉर्म 8 एज द केस में बी बिफोर द स्टडी लीव और एक्सटेंशन ऑफ सच स्टडी लीव ग्रांटेड टू हिम कमेंसेस। जब स्टडी लीव स्टार्ट होने से पहले ही वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा फॉर्म 7 में, और अगर वो अपनी छुट्टियों पर गया हुआ है और उसको छुट्टियां एक्सटेंड करवानी है तो वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा फॉर्म 8 में। सिमिलरली टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के लिए है, यानी कि 4th बी पॉइंट जो कह रहा है कि वो कर्मचारी जो परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं हैं वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे छुट्टी लेने से पहले फॉर्म 9 में, और अगर उन्हें एक्सटेंड करवानी है तो वो करेंगे अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट फॉर्म 10 में। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको समझना ये है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से पहले, स्पेशली स्टडी लीव के मामले में, या फिर वो अगर अपनी लीव को एक्सटेंड करवाते हैं, तो दोनों ही मामले में चाहे वो पक्के कर्मचारी हों चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हों, सभी को सरकार के साथ में एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है। उस बॉन्ड में ये मेंशन होता है कि आप अपना ये कोर्स, ये जो आप स्टडी लीव के दौरान करोगे, वो कोर्स पूरा करने के बाद आप वापस सर्विस में आओगे और मिनिमम इतने साल के लिए आप सर्विस ज़रूर करोगे। अगर आप वो सर्विस नहीं करते हैं तो इन स्टडी लीव के दौरान आपको जो बेनिफिट दिया गया है, जो सैलरी दी गई है, वो रिकवर कर ली जाएगी। तो इस टाइप का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है सरकार के साथ हर सरकारी कर्मचारी को स्टडी लीव पर जाने से पहले या एक्सटेंड करवाने से पहले। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ये तो हर मामले में होता है। जब भी आप कोई एग्जामिनेशन देते हो, तो जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो, कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, ये अपना कोर्स पूरा करने के बाद में द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल सबमिट टू द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम द स्टडी लीव द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड। तो उस सरकारी कर्मचारी ने अपना जो एग्ज़ाम पास किया है उसका सर्टिफिकेट वो अपनी उस अथॉरिटी के पास जमा करवाएगा जिस अथॉरिटी ने उसको स्टडी लीव ग्रांट की थी। और स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी अंडरटेकन, या उसने कोई स्पेशल स्टडी की है तो उस बिहाफ पे भी वो कोई कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी जमा करेगा। इंडिकेटिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द कोर्स, और वो जो सर्टिफिकेट होगा उसमें बाकायदा लिखा होगा कि ये कोर्स कब शुरू हुआ था और ये कोर्स किस डेट को टर्मिनेट हो रहा है यानी कि ख़त्म हो रहा है। विद द रिमार्क इफ़ एनी ऑफ द अथॉरिटी इंचार्ज ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, और अगर कोई और रिमार्क है, रिमार्क का मतलब यहाँ पर है कि उसने कोई
अदरवाइज एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दी है, यानी कि बढ़ चढ़कर कोई परफॉर्मेंस दी है या किसी भी कारण से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऐसा कोई रिमार्क अगर कोर्स कंप्लीट करवाने वाली अथॉरिटी देना चाहती है तो उसी सर्टिफिकेट में वो भी मेंशन होगा। इफ़ द स्टडी इज अंडरटेकन इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया वेयर देयर इज एन इंडियन मिशन द सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड थ्रू द हेड ऑफ मिशन कंसर्न्ड। अगर वो कोर्स आउटसाइड इंडिया है, किसी अदर कंट्री में है जहाँ पर हमारा इंडियन मिशन एस्टैब्लिश है पहले से ही, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो डायरेक्ट उस एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट हेड ऑफ मिशन से उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा जिसने उसे छुट्टियां ग्रांट करी थी। कम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव विद अदर काइंड्स ऑफ लीव। क्या स्टडी लीव के साथ अन्य टाइप की छुट्टियों को कंबाइन किया जा सकता है? स्टडी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। स्टडी लीव को किसी भी सरकारी कर्मचारी के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो भी सरकारी कर्मचारी का लीव अकाउंट होता है वो फॉर्म 2 में उसकी सर्विस बुक के अंदर मेंशन किया जाता है। तो स्टडी लीव भी जो है वो उस अकाउंट में जो फॉर्म 2 के रूप में बन रहा है उसमें अपडेट नहीं होती हैं, उसमें एंट्री नहीं होती हैं। जब वो एंट्री नहीं होंगी तो उनको डिडक्ट कैसे किया जा सकता है? उनको डिडक्ट भी नहीं किया जा सकता। जैसे EL HPL डिडक्ट होती हैं, इस तरह से इनको डेबिट नहीं किया जाएगा। स्टडी लीव में बी कंबाइंड विद अदर काइंड्स ऑफ लीव। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टडी लीव को अन्य टाइप की छुट्टियों के साथ में कंबाइन किया जा सकता है, बट इन नो केस शैल बी ग्रांट ऑफ दिस लीव इन कम्बिनेशन विद लीव अदर देन EOL इन्वॉल्व ए टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन 28 months। हमने पहली स्लाइड में ही पढ़ा था कि किसी भी कर्मचारी को 24 महीने की स्टडी लीव मिल सकती हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्टडी लीव के अलावा अगर वो कर्मचारी अपनी EL HPL को भी साथ में कंबाइन करने लग जाता है तो किसी भी मामले में स्टडी लीव प्लस अदर टाइप ऑफ लीव दोनों मिला करके एक साथ में 28 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड 36 months फॉर द कोर्सेज लीडिंग टू PhD डिग्री फ्रॉम द रेगुलर ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी PhD डिग्री करने जा रहा है और वो भी अपनी स्टडी लीव के साथ अदर टाइप की लीव को कंबाइन करता है तो उस मामले में उसकी टोटल एब्सेंस फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ड्यूटी से जो वो दूर रह रहा है स्टडी लीव के नाम पर, तो वो टोटल मिला करके 36 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर EOL को ऐड नहीं किया जा रहा, यानी कि EOL लेकर के तो वो कर्मचारी इस 28 महीने या 36 महीने के पीरियड से ज़्यादा भी एब्सेंस रह सकता है। EOL का मतलब है कि इस ड्यूरेशन में उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो वर्क नो पे वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। आपको यहाँ पर समझना क्या है कि कोई भी कर्मचारी कोई ऐसा कोर्स करने गया है जो कि 24 महीने के ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसे अदर टाइप की लीव को कंबाइन करना पड़ गया अपनी स्टडी लीव के साथ में, तो इन दोनों टाइप की लीव मिला करके भी 28 महीने से ज़्यादा का टेन्योर उसका ड्यूटी से एब्सेंस का नहीं होना चाहिए। और अगर वो PhD डिग्री कर रहा है तो टोटल मिला करके दोनों टाइप की लीव को 36 महीने से ज़्यादा उसकी एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों मामलों में EOL का प्रावधान नहीं ऐड किया गया, यानी EOL पर अगर कोई कर्मचारी है तो उसका ड्यूरेशन 28 महीने और 36 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है।
A government servant granted study leave in combination with any other kind of leave may, if he so desire, undertake or commence a course of study during any other kind of leave। देखो यहाँ पर मामला क्या है, एक छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं कि किसी कर्मचारी ने पहले 30 डेज़ की ईएल ली, उसके बाद उसकी 3 महीने की स्टडी लीव शुरू होती हैं। टोटल छुट्टियां हो गई उसकी 4 महीने की। पहले 30 डेज़ यानी 1 महीना चलेंगी उसकी ईएल और नेक्स्ट 3 मंथ्स उसकी चलेंगी स्टडी लीव। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, अगर वो अपना कोर्स शुरू होता है तो वो उस ईएल पीरियड के दौरान भी वो शुरू कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब उसकी 30 दिन की ईएल ख़त्म हो जाएंगी और फिर उसकी स्टडी लीव शुरू होंगी तो स्टडी लीव शुरू होने के बाद में ही कोर्स शुरू करेगा। नहीं, अगर उसने दोनों टाइप की छुट्टियों को कंबाइन करके लिया है तो वो अपनी ईएल के दौरान भी, यानी जो अदर टाइप की लीव हैं उस दौरान भी वो अपने कोर्स को शुरू कर सकता है। और अगर वो छुट्टियां उसने स्टडी लीव के बाद में ली हैं तो उस दौरान भी वो अपने कोर्स को जारी रख सकता है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। सैलरी कैसे मिलेगी स्टडी लीव के दौरान? भैया सैलरी हर जगह ही घुस जाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम तो इसी के लिए कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ स्टडी लीव विद इन और आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1996, a central government servant shall draw benefits of revised pay from the date such revision took place। 1 जनवरी 1996 के बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी स्टडी लीव पर जाता है तो स्टडी लीव के दौरान उसे रिवाइज्ड पे, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसके सारे बेनिफिट उसको दिए जाएंगे। ड्यूरिंग स्टडी लीव अवेल्ड ऑफ आउटसाइड इंडिया, यदि कोई कर्मचारी आउटसाइड इंडिया अदर कंट्री में जा रहा है अपनी स्टडी लीव के दौरान कोर्स पूरा करने के लिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ड्रा लीव सैलरी इक्वल टू द पे दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रू वाइल ऑन ड्यूटी विद गवर्नमेंट इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सच लीव एंड इन एडिशन द डियरनेस अलाउंस एंड HRA। अगर वो कर्मचारी कोर्स के लिए स्टडी लीव पर नहीं गया होता और तब जो वो सैलरी प्राप्त करता वही सैलरी उसको आउटसाइड इंडिया स्टडी लीव जाने के बाद में भी मिलती रहेगी। यहाँ पर उसको बेसिक प्लस DA प्लस HRA 3 टाइप के अलाउंस उसको मिलेंगे। स्टडी लीव अवेल्ड ऑफ इन इंडिया, अब यहाँ पर वो भारत के अंदर ही कोई कोर्स पूरा कर रहा है स्टडी लीव के दौरान। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ड्रा लीव सैलरी इक्वल टू द पे दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रू वाहिल ऑन ड्यूटी विद गवर्नमेंट इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सच लीव एंड इन एडिशन द डियरनेस अलाउंस एंड HRA as admissible in accordance with the provision of Rule 60। भारत के अंदर रहकर ही जब वो कोई कोर्स पूरा करता है तो कोर्स शुरू होने से पहले यानी ड्यूटी पर रहते टाइम उसने जो लास्ट सैलरी ड्रा करी थी वही सैलरी उसको इस कोर्स के दौरान भी मिलेगी। उस बेसिक पे के अलावा उसको डियरनेस अलाउंस प्लस HRA भी मिलेगा। पेमेंट ऑफ लीव सैलरी एट फुल रेट अंडर सब रूल 2 शैल बी सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ ए सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट सर्वेंट टू द इफेक्ट दैट ही इज़ नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड और रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। भारत में रहते हुए उसे जो है लीव सैलरी मिलनी है स्टडी कोर्स के दौरान भी, वो तब उसे पूरी मिलेगी जब वो रिटर्न में एक सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट में वो क्या मेंशन करेगा कि उसे किसी भी टाइप की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, कोई स्टाइफंड नहीं मिल रहा है वो कोर्स करने के लिए,
और कहीं पर भी वो कोई और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा जहाँ से उसे कोई रिम्यूनरेशन प्राप्त हो रहा हो। यानी कि उसे जो छुट्टियाँ मिल रही हैं और साथ में छुट्टियों के साथ साथ उसको सैलरी भी मिल रही है, वो सैलरी उसे पूरी की पूरी तभी मिलेगी जब वो सर्टिफिकेट देगा कि वो किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप, स्टाइफंड या अदर रिम्यूनरेशन कहीं से भी प्राप्त नहीं कर रहा है। For the first 180 days of the study leave, HRA shall be paid at the rates admissible to the government servant from time to time at the station from where he proceeded on study leave। जब वो स्टडी लीव के लिए अपना स्टेशन छोड़ के गया तो उस स्टेशन पर जो उसे एचआरए प्राप्त हो रहा था वही एचआरए सेम रेट पर जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा होगा उस टाइम पर, उसी रेट पर उसे पहले 6 महीने तक के लिए मिलता रहेगा बिना किसी चेंज के। द continuance of payment of HRA beyond 180 days shall be subject to the production of a certificate as prescribed in para 8 of Ministry of Finance Office Memorandum number date as amended from time to time। 6 महीने से ज़्यादा की छुट्टी पर अगर वो गया है स्टडी लीव लेकर के, पहले 180 दिन तक तो उसे सेम रेट पर एचआरए मिलता रहेगा। 180 दिन के बाद उसे जो है अपना एक सर्टिफिकेट देना होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इस ऑफिस मेमोरेंडम के तहत दिया जाएगा, तब जाकर के उसका आगे का एचआरए बनेगा। Except for HRA as admissible under sub rule 1 and the dearness allowance where admissible, no other allowance shall be paid to a government servant in respect of the period of study leave granted to him। यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया है कि जब वो स्टडी लीव पर जाएगा तो उसे केवल एचआरए मिलेगा और साथ में उसको डियरनेस अलावेंस मिलेगा। इन दोनों को छोड़ करके उसे बाकी कोई भी अलावेंस, नो अदर अलावेंस, कोई भी अलावेंस उसको नहीं मिलेगा। यानी कि बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए उसकी सैलरी के ये 3 भाग ही होंगे, इन तीनों के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक ही इतना लेंथी है, इसके सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अलग अलग वीडियो बनाने से बेटर मैंने समझा कि एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया जाए। देखते हैं ट्रैवलिंग अलावेंस ड्यूरिंग स्टडी लीव। स्टडी लीव के दौरान टीए कैसे मिलेगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom स्टडी लीव हैज़ बीन ग्रांटेड shall not ordinarily be paid travelling allowance। सामान्य परिस्थितियों में उसे किसी भी प्रकार का टीए नहीं पे किया जाएगा। बट द प्रेजिडेंट may in exceptional circumstances sanction the payment of such allowance। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज हैं, कुछ विशेष ही परिस्थितियां हैं, तो विशेष परिस्थितियों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो उस कर्मचारी के लिए भी टीए ग्रांट करने का आदेश जारी कर सकता है। कॉस्ट ऑफ फीस फॉर स्टडी। A government servant to whom study leave has been granted shall ordinarily be required to meet the cost of fees paid for the study, but in exceptional cases the president may sanction the grant of such fees। जब कोई कर्मचारी स्टडी लीव पर जा रहा है तो वो खुद ही, उस सरकारी कर्मचारी को खुद ही अपना सारा खर्च जो हो रहा है फीस के लिए वो पे करना पड़ेगा अपने पास से ही। सरकार सामान्य परिस्थितियों में उसे उस कोर्स के लिए कोई खर्च पे नहीं करेगी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं तो उनके पास ये पावर है कि विशेष केस को देखते हुए, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वो ऐसी फीस उस कर्मचारी को सैंक्शन कर सकते हैं या दिला सकते हैं। सरकार अपने पास से इतनी जल्दी कुछ नहीं देती जब तक कुछ विशेष परिस्थितियों में
विशेष ऑर्डर ही नहीं दिया जाता। Provided that in no case shall the cost of fees be paid to a government servant who is in receipt of scholarship or stipend from whatever source, or who is permitted to receive or retain in addition to his leave salary any remuneration in respect of part-time employment। ऐसा कोई कर्मचारी जो स्टडी लीव के दौरान किसी भी प्रकार की या तो स्कॉलरशिप लेता है या फिर स्टाइफंड लेता है, तो ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी फीस पे नहीं की जाएगी अपना वो कोर्स पूरा करने के लिए, क्योंकि वो एक जगह से पेमेंट ले रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है उसको जहाँ से वो कोर्स कर रहा है वहाँ से, या उसको स्टाइफंड मिल रहा है, तो सरकार उसे डबल पेमेंट नहीं करेगी। या फिर दूसरी परिस्थिति क्या है, वो अपनी सैलरी के साथ साथ में कहीं और पर भी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ले रहा है और वहाँ से उसे रिम्यूनरेशन प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये काम वो सरकार की परमिशन के साथ में कर रहा है, तो उस मामले में भी उसे किसी प्रकार की कॉस्ट ऑफ फीस फॉर स्टडी नहीं दी जाएगी, उसे सारा अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। ऐसा कोई मामला जहां पर कर्मचारी स्टडी लीव पर कोई कोर्स करने गया, या तो वो कोर्स कंप्लीट करके ही वापस नहीं आया, या उसने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया लेकिन वापस आकर के ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही उसने रिजाइन या रिटायरमेंट ले लिया। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि उसने रिटायरमेंट या रिजाइन ले लिया, वो तुरंत ना लेकर के उसने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था सरकार के साथ में, वो बॉन्ड की ड्यूरेशन पूरा होने से पहले ले लिया। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स और रिटायर्स फ्रॉम सर्विस और अदरवाइज क्विट्स सर्विस विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टडी लीव, यानी कि वो सरकारी कर्मचारी स्टडी लीव पूरा करने के बाद में या तो सर्विस पर वापस आया ही नहीं, या रिजाइन कर दिया, या रिटायरमेंट ले लिया, बस केस क्या हुआ कि कोर्स पूरा करके वो ड्यूटी पर वापस नहीं आया, और विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years 5 years in the case of Central Health Service officers who has been granted 36 months leave under sub-rule 2 of Rule 51 after such return to duty or fails to complete the course of study and is thus unable to furnish the certificate as required under sub-rule 5 of रूल 53 शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड। 3 परिस्थितियाँ यहाँ पर बन गई। पहली परिस्थिति क्या बनती है कि जिस कोर्स के लिए स्टडी लीव लेकर के गया था उस कोर्स पर उसने कंप्लीशन ही नहीं किया, यानी कि वो कोर्स अधूरा रह गया, किसी भी कारण से वो सरकारी कर्मचारी उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाया, और कोर्स पूरा ही नहीं हुआ तो वो अपना सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कर पाएगा कंप्लीशन का। दूसरी परिस्थिति क्या बनती है कि उसने स्टडी कोर्स पूरा किया, स्टडी लीव भी ख़त्म हुई, लीव ख़त्म होते ही उसने ऑफिस को ज्वाइन नहीं किया, ड्यूटी पर नहीं आया, ड्यूटी पर आने से पहले ही उसने रिजाइन या रिटायरमेंट का लेटर सरकार को भेज दिया। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि या तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था सामान्य ऑफिसर्स के द्वारा, ये बॉन्ड बनता है कि वो कोर्स पूरा करके 3 साल की सर्विस ज़रूर करेगा, और अगर वो सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर है तो उस केस में ये बनता है बॉन्ड में कि वो कोर्स पूरा करने के बाद वापस आकर के 5 साल की सर्विस ज़रूर करेगा। यहाँ पर क्या हुआ, वो वापस तो आया लेकिन उसने 3 या 5 साल की जो उसका बॉन्ड था उस ड्यूरेशन को उसने पूरा नहीं किया। किसी ने क्या किया, आकर के 2 साल बाद अपना रेजिग्नेशन दे दिया या उसकी रिटायरमेंट हो गई, तब इन तीनों केस में उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। क्या रिफंड करना पड़ेगा,
द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, कॉस्ट ऑफ फीस, ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस इफ़ एनी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने अगर स्टडी लीव के दौरान या तो लीव सैलरी जो प्राप्त की थी, या उन्हें फ़ीस का खर्च दिया गया था, या उन्हें ट्रैवलिंग और अन्य कोई खर्च जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकर किया गया था, ये सारा खर्च उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द एक्चुअल अमाउंट इफ एनी ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय अदर एजेंसीज सच एज फॉरेन गवर्नमेंट, फाउंडेशंस एंड ट्रस्ट इन कनेक्शन विद द कोर्स ऑफ स्टडी। या फिर अगर उन्होंने किसी दूसरे देश में जब वो स्टडी करने गए, तो उस दूसरे देश की सरकार ने या किसी अन्य एजेंसी ने या किसी फाउंडेशन ने या किसी ट्रस्ट ने जो कि उस कोर्स ऑफ स्टडी से रिलेटेड थे, अगर उनमें से किसी ने भी कोई खर्च उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर वहन किया है, तो उस सरकारी कर्मचारी को वो सारा खर्च रिफंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसे क्या करना होगा? टुगेदर विद इंटरेस्ट देयर ऑन एट रेट्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन गवर्नमेंट लोन्स। उस टाइम पर सरकारी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, वो इंटरेस्ट रेट भी उसे भुगतान करना पड़ेगा उस खर्च के साथ साथ। ये नहीं कि आप सरकारी पैसे पर मौज मस्ती करके आ गए। कभी कभी ये आपको भारी भी पड़ जाता है अगर आपने बीच में ही सेवा छोड़ दी या जो टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट की थी उनको पूरा नहीं किया, तो आपको उसके मूल के साथ, मूल का मतलब यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ जो सरकार का खर्च था, उस खर्च के साथ साथ आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। बिफोर हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड और परमिशन टू रिटायर इज ग्रांटेड और हिज क्विटिंग सर्विस। चाहे वो अपना रेजिग्नेशन दे रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है या सर्विस छोड़ रहा है, ये तीनों ही मामले लेने से पहले उसे वो मूल प्लस इंटरेस्ट सरकार को वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिफंड नॉट टू बी फोर्स्ड। अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि जहां पर एम्प्लॉय बच जाए कि उसे ये सारा खर्च प्लस इंटरेस्ट देना ना पड़े। टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम स्टडी लीव इज परमिटेड टू रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड। यहाँ पर विशेष परिस्थितियाँ क्या बनी कि उस एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट तो ले ली, सरकार ने उसको परमिशन भी दे दी, लेकिन वो परमिशन किस बेस पर दी गई? उसको मेडिकल ग्राउंड पर उसको वो रिटायरमेंट का आदेश जारी कर दिया गया। एम्प्लॉय तो चाह रहा था कि वो सर्विस आगे कंटिन्यू करे, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसके शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो गई कि वो आगे फर्दर सर्विस नहीं कर पाया। तो इस परिस्थिति में उसे वो कॉस्ट ऑफ फीस या ट्रैवलिंग अलावेंस या टोटल जो भी खर्चा सरकार के द्वारा या अन्य किसी भी एजेंसी के द्वारा किया गया था, वो उसे वापस पे या रिफंड नहीं करना पड़ेगा। To a government servant who, after return to duty from study leave, is deputed to serve in any statutory or autonomous body or institution under the control of the government, and is subsequently permitted to resign from service under the government with a view to his permanent absorption in the said statutory or autonomous body or institution in the public interest। यहाँ पर क्या हुआ, आप ऐसे समझ के चलो, कोई डिपार्टमेंट है ए, वो कर्मचारी इस ए डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था। यहाँ से वो गया कोई स्टडी कोर्स करने के लिए, वो स्टडी कोर्स करके वापस भी आया और उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली, लेकिन खुद सरकार के द्वारा क्या किया गया, उसे सरकार के अधीन ही किसी दूसरी बॉडी में, किसी दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी या इंस्टीट्यूशन में जिसका नाम था बी, वहाँ पर उसे डेप्यूट कर दिया गया। और डेप्यूट करने के बाद में धीरे धीरे टाइम पीरियड बीतने के बाद में, कुछ टाइम के बाद में उसे परमानेंटली उसने इस ए डिपार्टमेंट को छोड़ दिया
और वो ए डिपार्टमेंट को छोड़ने का कारण क्या था कि पब्लिक हित को देखते हुए सरकारी आदेशों के तहत उसने उस बी डिपार्टमेंट को परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। इस परिस्थिति में भी उसे कोई खर्च सरकार को रिफंड नहीं करना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ स्टडी लीव। द स्टडी लीव अवेल्ड ऑफ by such government servant shall be converted into regular leave standing at his credit on the date on which the study leave commenced। ऐसी कोई परिस्थिति बन रही होगी कि किसी कारण से उसकी छुट्टियों को, जितने दिन की वो स्टडी लीव लेकर के गया था, उसे स्टडी लीव मिली थी लेकिन बाद में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ गया किसी अन्य टाइप की छुट्टियों में। तो क्या देखा जाएगा कि जब उसकी स्टडी लीव शुरू हो रही थी उस टाइम पर उसके अकाउंट में कितनी ईएल, एचपीएल या कोई अन्य टाइप की छुट्टी थी, उन्हीं छुट्टियों में उसकी स्टडी लीव को कन्वर्ट किया जा सकता है। पॉइंट क्या बन रहा था कि जिस टाइम पर उसकी स्टडी लीव शुरू होती हैं उसी टाइम पर उसके लीव अकाउंट में कितनी लीव बैलेंस थी वो देखी जाएंगी। एनी रेगुलर लीव टेकन इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी लीव being suitably adjusted for the purpose and the balance of period of study leave, if any, which can not be so converted, treated as extraordinary leave। एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो कि कोई एम्प्लॉय जो है वो माना 60 डेज़ की वो स्टडी लीव लेकर के गया था, प्लस मान लेते हैं कि उसने 20 डेज़ का उसने एचपीएल भी लिया था या ईएल लिया था, ईएल लिख लेते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसकी उन 60 डेज़ की स्टडी लीव को अदर टाइप की लीव में कन्वर्ट करना पड़ गया। तो जब उसकी ये 60 डेज़ की स्टडी लीव शुरू हुई थी, पता चला उस टाइम पर उसके अकाउंट में 50 डेज़ की ईएल ही बैलेंस थी, बाकी और टाइप की छुट्टी थी ही नहीं। यहाँ पर 20 ईएल उसने और ले ली। अब क्या बनेगा, ये 60 में से 50 ईएल तो उसकी एडजस्ट हो जाएंगी, बाकी बच जाएंगी उसकी 10 और 20 उसने यहाँ पर और ले ली, टोटल हो गई ये 30। इन 30 डेज़ को ईओएल में काउंट कर लिया जाएगा, यानी इन 30 डेज़ की उसे सैलरी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर पॉइंट अब क्या बनेगा आपके लिए कि अगर किसी भी कारण से उसकी स्टडी लीव को कन्वर्ट कर दिया गया किसी दूसरे टाइप की लीव में और अगर उस टाइम पर उसके अकाउंट में कोई दूसरे टाइप की लीव बैलेंस नहीं है तो उसका जो बाकी टाइम पीरियड बचेगा, जितने भी दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां बचेंगी, उन्हें ईओएल में काउंट कर लिया जाएगा। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन बन गई कि उसकी छुट्टियों को कन्वर्ट करना पड़ गया, किस कारण से उसकी स्टडी लीव को कन्वर्ट करेंगे। स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद ड्यू रिगार्ड टू द एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस टू इनेबल हिम टू अंडरगो इन और आउट ऑफ इंडिया ए स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी कंसिस्टिंग ऑफ हायर स्टडीज़ or specialized training in a professional or a technical subject having a direct and close connection with the sphere of his duty। किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्टडी लीव देने से पहले ये भी देख लिया जाएगा कि कोई पब्लिक इमरजेंसी तो नहीं है कि हम यहाँ पर पब्लिक को उसकी ड्यूटी की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी उसे स्टडी लीव पर भेज रही है, ये पहले देख लिया जाएगा। फिर क्या देखा जाएगा कि वो छुट्टियां या किस टाइप के कोर्स के लिए लेगा। क्या वो कोर्स जहाँ पर वो जा रहा है जिसमें हो सकता है हायर स्टडीज़ शामिल हो या हो सकता है कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो किसी भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट में। ये प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट केवल उसकी ड्यूटी से रिलेटेड ही होने चाहिए। जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है उसी पोस्ट की उसकी प्रोफेशिएंसी, उसके कार्य करने की अक्षमता में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी उसको ये छुट्टियां मिलेंगी।
For a course of training or study tour in which a government servant may not attend a regular academic or semi-academic course if the course of training or the study tour is certified to be of definite advantage to government from the point of view of public interest and is related to the sphere of duty of the government servant। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि वो जो छुट्टियाँ मिल रही हैं स्टडी लीव के नाम पर, वो किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का कोई रेगुलर कोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो उसे छुट्टियाँ मिलेंगी वो ऐसी ट्रेनिंग या ऐसे कोर्स के लिए मिलेंगी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी बेनिफिट करेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा, लोगों की भलाई के लिए भी होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो जो सरकारी कर्मचारी है उसकी ड्यूटी, उसकी पोस्ट से संबंधित उसकी क्षमता में भी बढ़ोतरी करेगा। For the purpose of studies connected with the framework or background of public administration, subject to the condition that the particular study or study tour should be approved by the competent authority to grant leave। पहली कंडीशन क्या है कि यदि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी के लिए या उसमें सुधार के लिए कोई कोर्स करने जा रहा है तो वो कोर्स कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो छुट्टी देने वाली कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा उस कोर्स को भी अप्रूव्ड किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑन हिज रिटर्न ए रिपोर्ट ऑन द वर्क डन बाय हिम वाइल ऑन स्टडी लीव। और ऐसे मामले में जब वो छुट्टी पर गया वहाँ जा कर के उसने जो भी काम किया उस काम की पूरी रिपोर्ट वो वापस आने के बाद अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करेगा कि वो छुट्टियों पे क्या क्या काम करके आया है, वो सारी रिपोर्ट उसे सबमिट करनी पड़ेगी। For the studies which may not be closely or directly connected with the work of a government servant, but which are capable of widening his mind in a manner likely to improve his abilities as a civil servant and to equip him better to collaborate with those employed in other branches of the public service। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब कोई ऐसा कोर्स करने जा रहा है सरकारी कर्मचारी जो कि उसकी सेवा से, उसके पद से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जिस पोस्ट पर वो कार्यरत है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ से वो कोर्स डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो कोर्स क्या करेगा, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए वो उनमें बढ़ोतरी करेगा। साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोग कार्यरत हैं, जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके साथ उसे मेल जोल बढ़ाने में, अपनी कार्य अक्षमता में सुधार करने में वो फ़ायदा देगा। तो ऐसे कोर्स के लिए भी छुट्टियां दी जा सकती हैं। स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया shall not be granted for the prosecution of studies in subjects for which adequate facilities exist in India or under any of the schemes administered by the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance or by the Ministry of Education। कोई ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के लिए सारी फैसिलिटी इंडिया के अंदर ही उपलब्ध हैं, ऐसे कोर्स करने के लिए देश से बाहर जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिलेंगी। सपोज़ कोई टेक्निकल कोर्स है, उस कोर्स को कराने के लिए सारी फैसिलिटी भारत के अंदर ही या भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन वो कर्मचारी क्या चाह रहा है कि वो इंडिया में वो कोर्स नहीं करे, वो इंडिया के बाहर जा कर के ये कोर्स करे। तो इस मामले में उसको स्टडी लीव ग्रांट नहीं करी जाएंगी, क्योंकि सारी फैसिलिटी जब अपने देश में ही हैं तो बाहर किस लिए जाना, सब कुछ यहीं पर कंप्लीट करना पड़ेगा।
स्टडी लीव ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than 5 years regular continuous service including the period of probation under the government। दो कंडीशन बन रही हैं कि ये छुट्टियां तभी मिल सकती हैं जब उस सरकारी कर्मचारी ने अपना पीरियड ऑफ प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया हो। कुछ डिपार्टमेंट में प्रोबेशन पीरियड 1 साल होता है, कुछ में 2 साल होता है, वो उसकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। जो भी हो उसने अपना पीरियड ऑफ प्रोबेशन पूरा कर लिया हो। एंड हैज़ रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, और उसने लगातार 5 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। इस 5 साल की सर्विस में उसके पीरियड ऑफ प्रोबेशन को भी शामिल किया जाएगा। जो भी हो, दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी हों, प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया हो और 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस भी पूरी हो चुकी हो, तभी उसको स्टडी लीव ग्रांट की जा सकती हैं। Who is not due to reach the age of superannuation from the government service within 3 years, 5 years in case of Central Health Service officer who has been granted 36 months study leave under sub-rule 2 of Rule 51 from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of leave। जिस डेट को वो कर्मचारी अपना कोर्स पूरा करके वापस लौटेगा, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेगा, उस डेट से लेकर के उसके कम से कम 3 साल की सर्विस बाकी रह गई हो। ऐसा ना हो कि उसकी 1 साल की सर्विस बची हो या 2 साल की सर्विस बची हो जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा सरकार के साथ में, उस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि वो वापस आकर के कम से कम 3 साल की सेवा ज़रूर करेगा किसी भी अपनी पोस्ट पर। अगर उसका 3 साल का पीरियड ही नहीं बचेगा तो उसको उस कोर्स पर नहीं भेजा जाएगा। वहीं सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर के मामले में ये सेवा पीरियड 5 साल का है, यानी कि उसे अपना कोर्स पूरा करने के बाद जब वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट तक कम से कम 5 साल का टेन्योर उसका बैलेंस होना चाहिए। Who executes a bond as laid down in Rule 53 for undertaking to serve the government for a period of 3 years, 5 years in case of Central Health Service officers who has been granted 36 months study leave under sub-rule 2 of 51 after the expiry of the leave। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा सरकार के साथ में, उस बॉन्ड में वो अपना टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन करेगा कि मैं कोर्स ख़त्म करने के बाद में 3 साल या 5 साल जो भी उसका मामला है, इतने साल तक मैं आकर के सर्विस ज़रूर करूँगा, तभी उसको छुट्टी दी जाएगी। अगर वो ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है तो उसको छुट्टी स्टडी लीव नहीं दी जाएंगी। स्टडी लीव नॉट टू बी ग्रांटेड, ऐसा क्या मामला है जब उसको ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी। स्टडी लीव नॉट टू बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट with such frequency as to remove him from contact with his regular work or to cause cadre difficulties owing to his absence on leave। यानी कि बार बार उसको छुट्टी नहीं दी जाएगी अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को ऐसा महसूस होता है कि बार बार छुट्टी देने के कारण वो कर्मचारी अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ से दूर होता जा रहा है, यानी कि उसकी ड्यूटीज़ पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। या दूसरा कारण क्या हो रहा है कि उसकी एब्सेंस के कारण जिस पद पर वो कार्य कर रहा था वो पद इतना इम्पोर्टेंट था कि उसकी छुट्टी के कारण वो स्टडी लीव लेकर के चला गया, तो ऑफिस तो वो आएगा नहीं, तो ऑफिस में उसकी एब्सेंस के कारण उस ऑफिस में कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है, तो भी उसको ये छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो।
कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई। उम्मीद करूँगा कि आपने पॉइंट समझ लिए होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप वापस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।